पहला भाग, अधूरा सपना, संविधान और समानता का वादा। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने एक नए देश की नींव रखी और उन आदर्शों की जो उन्होंने हमारे लिए तय किए। यार चलो बात करते हैं संविधान के बारे में, जो हमारे समाज की बुनियाद है। ये वो दस्तावेज है जिसने हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया, वो कागज का टुकड़ा जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की नींव है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक सपना था, एक वादा था। फाउंडिंग फादर्स, वो पुराने जमाने वाले लोग जिन्होंने इस सपने को देखा और इसे हकीकत में बदलने की कोशिश की। लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस फॉर ऑल जैसे ऊंचे आदर्शों के बारे में सोचते थे। ये आदर्श आज भी हमारे समाज के मूलभूत सिद्धांत हैं। वो एक नया देश बनाना चाहते थे जहां सबको अमेरिकन ड्रीम का मौका मिले, एक ऐसा देश जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सके। उन्होंने ये सब संविधान में लिखा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इन राइट्स की गारंटी देता। ये संविधान हमारे अधिकारों का संरक्षक है। ये एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, पुराने जमाने के राजाओं और साम्राज्यों से आया। पर एक प्रॉब्लम थी, ये आदर्श सबके लिए नहीं थे। 1700s के अमेरिका की रियलिटी संविधान में लिखे आइडियल्स से मैच नहीं करती थी। समाज में बहुत सी असमानताएं थी। देखो, जब उन्होंने कहा ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तो वो असल में सबके बारे में नहीं कह रहे थे। ये वादा अधूरा था। उनका मतलब था उनकी तरह दिखने वाले लोग वाइट, जमीन वाले और पावरफुल। ये वादा आज भी अधूरा है और हमें इसे पूरा करना है। दूसरा भाग, नींव में दरारें, गुलामी और अन्याय का साया। सच बात तो यह है कि फाउंडिंग फादर्स की सोच में कुछ बड़ी कमियां थीं। सबसे बड़ी, गुलामी। यह वो समय था जब स्वतंत्रता और समानता की बातें की जा रही थी, लेकिन हकीकत में लाखों लोग गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। हां, वो ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल वाली बात, ये लाखों अफ्रीकन्स पर लागू नहीं होती थी, जिन्हें गुलाम बनाकर प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाता था। ये लोग अपने घरों से दूर, अपने परिवारों से बिछड़कर एक अनजान और क्रूर दुनिया में लाए गए थे। उन्होंने जुल्म का ये सिस्टम संविधान में ही डाल दिया। संविधान, जो स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक माना जाता है, उसमें ही अन्याय की नींव रखी गई थी। जैसे 3/5 कॉम्प्रोमाइज में गुलाम लोगों को कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इंसान का 3/5 गिना जाता था। यह गलत है ना? यह समझौता केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था, लेकिन इसके पीछे की मानवता को नजरअंदाज कर दिया गया। इस हिपोक्रेसी, इस बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन ने देश पर एक लंबा साया डाला। यह साया केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ा। गुलामी और रेशियल इनजस्टिस के असर को कम करने के लिए एक खूनी सिविल वॉर और दशकों की स्ट्रगल लगी। यह संघर्ष केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर कोने में फैला हुआ था। लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और इस संघर्ष ने देश की आत्मा को बदल दिया। तीसरा भाग, लंबा रास्ता, संशोधन जिसने देश को बदला। संविधान की कहानी सिर्फ फाउंडिंग फादर्स की नहीं है, ये उन जेनरेशंस की भी है जो बाद में आई, उन लोगों की जिन्होंने उन आइडियल्स को रियलिटी बनाने के लिए संघर्ष किया। सिविल वॉर के बाद हमें रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट्स मिले, 13th, 14th और 15th। ये अमेंडमेंट्स बहुत बड़े थे। इन्होंने गुलामी खत्म की, कानून के तहत इक्वल प्रोटेक्शन की गारंटी दी और ब्लैक मैन को वोट देने का अधिकार दिया। ये एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था, लेकिन इक्वालिटी की फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। चौथा भाग, जनता बनाम कानून, कानूनी फैसले और समानता की लड़ाई। कोर्ट्स ने हमेशा संविधान की व्याख्या करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, और यकीन मानो सालों से कुछ एपिक लीगल बैटल्स हुई हैं। सोचो ब्राउन वी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में, जिसने पब्लिक स्कूल्स में सेग्रीगेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, या ओबरजेफेल वी हॉजेस, जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। इन लैंडमार्क रूलिंग्स ने लीगल लैंडस्केप को बदल दिया और इक्वालिटी की हमारी समझ को बढ़ाया। ये दिखाते हैं कि संविधान कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक लिविंग, ब्रीदिंग थिंग है जो टाइम के साथ इवॉल्व होता है। पांचवां भाग, जिंदा दस्तावेज या पुराना अवशेष। बड़ी बहस। अब यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस बारे में हमेशा डिबेट होती रहती है कि हमें संविधान की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। एक तरफ ओरिजिनलिस्ट्स हैं जो मानते हैं कि हमें फाउंडिंग फादर्स के ओरिजिनल इंटेंट पर टिके रहना चाहिए।
दूसरी तरफ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स हैं, जो कहते हैं कि संविधान की व्याख्या कंटेम्पररी वैल्यूज और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होनी चाहिए। यह डिबेट इस बात पर है कि हम किस तरह का देश चाहते हैं। छठा भाग, इंस्टा के जमाने में अन्याय, आज के मुद्दे और संविधान। संविधान कोई डस्टी ओल्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। यह आज हमारे जीवन से कई तरीकों से जुड़ा है। सोचो, इमिग्रेशन, गन कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज, LGBTQ++ राइट्स और भी बहुत कुछ। ये सब इश्यूज इंडिविजुअल राइट्स, गवर्नमेंट पावर और हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उठाते हैं। संविधान इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है, लेकिन इसे कैसे अप्लाई करना है, यह हम पर निर्भर है। सातवां भाग, जनशक्ति आंदोलन कैसे कानून बदलते हैं। संविधान के बारे में एक बात, यह खुद को इन्फोर्स नहीं करता। इसके लिए असली लोगों की जरूरत होती है जो बदलाव की मांग करें और पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल बनाएं। अमेरिकन हिस्ट्री में सोशल मूवमेंट्स प्रोग्रेस के पीछे ड्राइविंग फोर्स रहे हैं। एबोलिशनिस्ट से लेकर सफ्रेजेट्स तक और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स तक, आम लोगों ने अमेरिका को उसके आइडियल्स पर खरा उतारने के लिए ऑर्गेनाइज किया, प्रोटेस्ट किया और टायरलेसली फाइट की। उन्होंने अनजस्ट लॉज को चैलेंज किया, पब्लिक ओपिनियन बदली और आखिरकार संविधान की हमारी समझ को रीशेप किया। आठवां भाग, न्याय का भविष्य, 21वीं सदी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। हम तेजी से बदलते और अनसर्टन समय में जी रहे हैं। हर दिन नई चुनौतियां और अवसर सामने आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे आकार देंगे। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे BIH रही है और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हो रहे एडवांसमेंट्स ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ग्लोबलाइजेशन हमारी दुनिया को रीशेप कर रहा है, जिससे कल्चर्स, इकोनॉमीज और सोसाइटीज के बीच की बाउंड्रीज धुंधली हो रही है। यह हमें एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहने का अनुभव कराता है, जहां हर डिसीजन का ग्लोबल इंपैक्ट होता है और हर समय न्यू चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दे हमारे सामने खड़ी रही हैं, जिनका समाधान खोजना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में संविधान हमारा गाइडिंग स्टार बना हुआ है, जो हमें डायरेक्शन और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास एक मजबूत फ्रेमवर्क है जो हमें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। होप का बीकन और हमारे शेयर्ड वैल्यूज का रिमाइंडर। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन यह हम पर, लोगों पर निर्भर है कि ये 21st सेंचुरी की जरूरतों के हिसाब से रेलेवेंट और रिस्पॉन्सिव बना रहे। हमें अपने संविधान को डायनामिक और अडेप्टेबल बनाना होगा ताकि यह समय के साथ बदलती चुनौतियों का सामना कर सके। हमें टफ कॉन्वर्सेशंस करनी होंगी और अपने डिफरेंसेस को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार रहना होगा। यह केवल संवाद और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के माध्यम से ही संभव है। मतभेदों को दूर करना होगा और एक साथ मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। यह एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी और कॉमन ग्राउंड ढूंढना होगा। केवल तभी हम एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। 9वां भाग, हम लोग, आपकी आवाज, आपका संविधान, आपका भविष्य। संविधान इन पावरफुल शब्दों से शुरू होता है, वी द पीपल। यह एक रिमाइंडर है कि यह देश हम सबका है, सिर्फ पावरफुल या प्रिविलेज्ड लोगों का नहीं। ये एक्शन के लिए एक कॉल है, अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन। तो किसका इंतजार कर रहे हो? इन्फॉर्म्ड बनो, एंगेज्ड रहो और अपनी आवाज उठाओ। न्याय का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।